नमस्कार दोस्तों, और मैं आपका अटेली अमीर की तरह से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागतम। इस YouTube चैनल पर आप सभी का प्यार और विश्वास जीतने के लिए पहली वीडियो अपलोड करता हूं और आशा करता हूं कि जो आपने प्यार और विश्वास मुझे ऑफलाइन पर दिया वही प्यार और विश्वास आप ऑनलाइन पर देंगे। तो मैं एक से बढ़कर एक मैटर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। निश्चित रूप से ये विश्वास करना दोस्तों, कहीं से कोई चैप्टर छोड़ूंगा नहीं। किसी भी कंडीशन में आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लीजिएगा दोस्तों, मैं प्रस्तुत करता हूं मैथमेटिक्स की पहली वीडियो जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उससे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूं दो नाम जिनमें से इक्वेशन, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से रेलवे में एक क्वेश्चन उसमें से बनता है जिसका नाम होता है, देखिएगा, जातिमान, नैजमान, मूलमान, अंकितमान और वास्तविक मान, ये इनके पर्यायवाची नाम है। काफी बार एग्जाम में जातिमान नाम नहीं मिलेगा आपको, तो नैजमान मिल जाएगा, अंकितमान मिल जाएगा, मूलमान मिल जाएगा, वास्तविक मान मिल जाएगा। और यदि आप इंग्लिश में याद करना चाहते हो तो केवल एक ही नाम बनता है दोस्तों, वो होता है फेस वैल्यू। अब बात आती है कि जातिमान किसे कहते हैं। केवल 1 मिनट का चैप्टर, सम संख्या का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। मैंने आपको केवल एक परिभाषा बोली है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। सम संख्या का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। मैंने एक एग्जांपल रखा, मैंने बोला 4326 का 4326 में प्रत्येक अंक का जातीय मान बताइए। प्रत्येक अंक का मैंने पूछा है तो आप लोग पहले 6 का बताएंगे। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3 और 4 का जातीय मान 4। मैंने क्या बोला, संख्या चाहे लिख या मत लिख, लेकिन कुछ भी पूछ ले आपसे, मेरे पूछने से पहले आपका जवाब हो सकता है। जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए बस वही अंक आपका आंसर होगा। मैंने इसके अलावा एक एग्जांपल और रख दिया, 1 3 5 9 4 6। मैंने ये बोला कि प्रत्येक अंक का जातीय मान बताइए। तो दोस्तों 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 4 का जातीय मान 4, 9 का जातीय मान 9, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3 और 1 का जातीय मान 1। ये आपका जातीय मान समाप्त हुआ। सेकंड नंबर आता है स्थानीय मान या फिर आकस्मिक मान, और इसका इंग्लिश में नेम होता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान की क्या वैल्यू होती है? काश स्थानीय मान नहीं जानता तो मैं आज संख्या को नहीं पढ़ पाता कि ये संख्या है क्या। मैं पढ़ पा रहा हूं किसकी वजह से? केवल और केवल स्थानीय मान की वजह से। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण रखा 4326, तो 4326 में पढ़ किसकी वजह से पा रहा हूं? स्थानीय मान की वजह से। मैं आपसे बोलता हूं कि 4326 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 का स्थानीय मान मुझे बताना है। तो 6 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पे। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 गुणा 1 = 6। मैंने बोला 2 का स्थानीय मान, तो इकाई ढाई, ढाई का मतलब होता है 10। 2 को किससे गुणा करना है? 10 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। मैं बोल रहा हूं 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई ढाई सैकड़ा, कितना सैकड़ा? 3 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। कितना 100? 300। मैं बोल रहा हूं 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार, कितना हजार? 4000। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4000। लेकिन दोस्तों सच तो ये भी है कि आपको आज के बाद में इकाई, ढाई, सैकड़ा, केकड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतनी सी बात याद करनी है कि जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद में जितने अंक है उतनी पीछे 0 लगा दो। मैंने अभी बोला कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6। मैंने बोला 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद में कितना अंक है? 1, तो 1 0 आ जाएगी। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। मैंने बोला 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 के बाद में कितने अंक है? 2, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300। मैंने बोला 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद में कितने अंक है? 3, तो 000 लग जाएगी। तो इट मींस
4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4000। और मैं आपको लास्ट में जाकर एक बात और बताने वाला हूं कि जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद में जितने अंक है उतने पीछे 0 लगा दो। और उत्तर की जांच यदि आपको करनी है कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो दोस्तों सभी स्थानीय मानों का योग करके देख लो। यदि वापस वही संख्या आ जाती है तो आपका उत्तर 101% राइट होगा। मैं इन सभी स्थानीय मानों का योग निकालता हूं तो आपके पास यही संख्या आएगी। इट मीन्स अब आप लोग बोल सकते हो कि मेरा आंसर 100% राइट है, क्योंकि सभी स्थानीय मानों का योगफल यदि वापस वही संख्या डिनोट कर दे तो आपका आंसर राइट होगा। मेरे 2 नोट निकल के आते हैं यहां से 2 नोट आपके निकल के आते हैं दोस्तों। पहला नोट क्या निकल के आता है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 6। मैंने बोला 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। तो क्या नोट निकल के आया कि इकाई अंक पर जो भी अंक आएगा उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सदैव सेम होंगे, दोनों सदैव समान होंगे। तो 6 का स्थानीय मान भी 6 और जातीय मान भी 6। तो पहला नोट क्या निकल के आया कि इकाई अंक पर जो भी अंक होगा उसका जातीय मान और स्थानीय मान, मैंने यहां लिखा जातीय मान और सेकंड लिखा मैंने स्थानीय मान, दोनों समान होंगे। और सेकंड नोट क्या निकल के आता है, वो सेकंड नोट भी आप ध्यान से सुनना कि शून्य वाले से किसी भी स्थान पर आ जाए। हाँ तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसमें से 2 नोट निकल के आता है, जिसमें पहला नोट मैंने आपको बताया कि इकाई अंक पर जातीय मान, इकाई अंक पर कोई सा भी अंक आ जाए उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होंगे समान। मैंने बोला 6 का जातीय मान 6, 6 का स्थानीय मान 6। दूसरा नोट फिर क्या निकल के आता है कि शून्य वाले से शून्य इस स्थान पर आ जाए, इस पर आ जाए, इस पर आ जाए, इस पर आ जाए, किसी भी स्थान पर आ जाए शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सदैव शून्य होंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे नोट आपको लिख के दिया कि शून्य किसी भी स्थान पर आए उसका जातीय मान व स्थानीय मान सदैव शून्य ही होगा। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन बचता है, बस इसके अलावा जातीय मान और स्थानीय मान का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने एक एग्जांपल और बचा है इसमें, वो बचा 1 2 3.793 मैंने यहां लिख दिया। और केवल दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझ जाओगे तो जातीय मान और स्थानीय मान का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। मैं आपसे बोलता हूं कि यदि मुझे इनमें से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है तो आप लोग क्या बोलोगे कि केवल सबसे पहले क्या बात याद रखनी है कि पूर्णांक वाली संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 का मुझे स्थानीय मान बताना है तो आप लोग क्या बोलोगे 3.000। लेकिन दोस्तों इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3.000। इसमें इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। मैंने 2 का बोला तो 2 के बाद में एक अंक है, एक जीरो पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद में इन जीरो का कोई महत्व नहीं होगा तो मुझे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने 1 का बोला, 1 का स्थानीय मान 100, 1 के बाद में डबल अंक है, फिर पीछे 000, लेकिन दोस्तों इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात जो है उस बात पर गौर करना है आपको कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पॉइंट की स्थिति में पॉइंट रखना है मुझे और 7 की स्थिति में 7 रखना है, उसके बाद में 00, लेकिन इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। मुझे 9 का स्थानीय मान बताना है, पॉइंट की स्थिति में पॉइंट, ये 0, ये 9 और ये 0, इस जीरो का कोई वजूद नहीं है, इस जीरो का महत्व है, ये अंक से पहले आ रही है। लास्ट में मुझे बताना है 3 का स्थानीय मान, तो पॉइंट की स्थिति में पॉइंट 003, ये आपका स्थानीय मान हो गया। और मैंने आपको जांच करने का तरीका क्या बताया कि यदि मुझे मेरे स्थानीय मानों का योग वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए तो 101% आपका आंसर राइट होगा। मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मुझे वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूं कि मेरा आंसर राइट है। जी हाँ,
चलते चलते मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज आपने अभी जो 2 मिनट का वीडियो देखा उसमें क्या सीखा, जातीय मान, नेज मान, मूल मान, अंकित मान, वास्तविक मान। दोस्तों पुनः बोल रहा हूं, ये सब इसके पर्यायवाची नाम है। इंग्लिश में केवल एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। सम संख्या का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए बस वही अंक उसका जातीय मान कहलाता है। मैंने बोला 6 का जातीय मान 6, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4। सेकंड नाम मैंने बोला स्थानीय मान, इसका दूसरा नाम क्या है, आकस्मिक मान। इसको आकस्मिक मान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मान अचानक बदल जाता है। ये जो 2 है इसका स्थानीय मान 20 है अभी, लेकिन ये इससे के पास जाता तो इसका मान कितना होता, 200। अचानक मान बदलने की वजह से इसका सेकंड नाम क्या होता है, आकस्मिक मान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने उदाहरण रखा 4326, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6, 2 का स्थानीय मान 20, 3 का स्थानीय मान 300, 4 का स्थानीय मान 4000। जी मैंने बोला क्या कि जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद में जितने अंक है उतने पीछे 0 लगा दो। 2 नोट मैंने आपके सामने निकाले कि शून्य किसी भी स्थान पर आ जाए उसका जातीय मान और स्थानीय मान सदैव शून्य ही होगा। और सेकंड मैंने क्या बोला कि जातीय मान और स्थानीय मान इकाई अंक का सदैव समान रहेगा, चाहे वो कोई सा भी अंक आ जाए उसका जातीय मान और स्थानीय मान सदैव समान होगा। अब मैं आपको मैथमेटिक्स की पहली प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होता है संख्या पद्धति। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे संख्या पद्धति पे आते हैं। लीजिएगा संख्या पद्धति मैंने यहाँ पे लिख दी है, और संख्या पद्धति कहते किसे हैं, संख्याओं को डिनोट करने की एक पद्धति। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका जवाब क्या होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों संख्याएं होती है 2 प्रकार की। नंबर 1 होती है वास्तविक संख्या, नंबर 2 होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज तक की यदि मैं बात करूं तो कंपटीशन में केवल वास्तविक संख्याओं से क्वेश्चन पूछे हैं, काल्पनिक संख्याओं से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जिज्ञासावश या आपको ये बोलूं कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा, केवल 3 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। काल्पनिक संख्याओं में केवल 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, चौथा क्वेश्चन याद नहीं रखना है। हालांकि मैं बोल चुका हूं कि आज तक कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। इनकी केवल कल्पना की गई है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इनकी केवल कल्पना की गई है, व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग नहीं है। अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो अंडर रूट में भी किस में आती है, माइनस में। कौन संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे -2 का अंडर रूट, -3 का अंडर रूट, -4 का अंडर रूट, -5 का अंडर रूट, -6 का अंडर रूट, डॉट 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 आदि बहुत सारे उदाहरण आप लोग रख सकते हो जो माइनस में आए, बस वही संख्या ऊपर अंडर रूट लगा रहे हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। मैंने आपसे बोला कि इसमें केवल 3 क्वेश्चन याद करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि काल्पनिक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, आयोटा से, लोटा नहीं, आयोटा से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आयोटा का मान कितना होता है, -1 का अंडर रूट। और तीसरा क्वेश्चन, मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, -1। लास्ट में जाकर मैं आपसे एक बात पुनः क्या बोलना चाहता हूं कि काल्पनिक संख्याओं से 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बस इसके अलावा चौथी बात याद नहीं रखनी है कि काल्पनिक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, आयोटा से। सेकंड क्वेश्चन, आयोटा का मान कितना होता है, -1 का अंडर रूट। और थर्ड क्वेश्चन बनता है आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पर, और वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले 3 संख्याएं पढ़ते हैं, जिसमें पहली संख्या आप पढ़ोगे प्राकृत संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, और नंबर 3 पूर्णांक संख्या। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम 3 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये वास्तविक संख्याओं में होती है दोस्तों। पहली संख्या हमने लिखी जिसका नाम होता है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कहां से चालू होती है, 1 से, और कहां तक चलती है, अनंत तक। प्रकृति की जितनी भी
वस्तुएं उन सबकी गणना 1 से की जाती है। इसलिए प्राकृत संख्याएं कहां से चालू होती है? 1 से, और कहां जाके समाप्त होती है? अनंत तक। आपको केवल इतना याद रखना दोस्तों, प्राकृत संख्याओं से कोई क्वेश्चन आए, केवल आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि प्राकृत शब्द आते पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि संख्याएं कहां से चालू होगी? 1 से, और कहां तक चलेगी? अनंत तक। नंबर सेकंड संख्या आती है पूर्ण संख्या। किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त करते हैं। इसको बेटा N से व्यक्त करते हैं, इसको W से व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है और कहां जाके समाप्त होती है? कि वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। बात आती है अंतर की कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किसका अंतर है? तो यदि मैं प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लगा दूं तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो आप ये नहीं बोल सकते कि केवल शून्य पूर्ण संख्या है। मैं बोलूं कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, कि बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। शून्य तो है ही है, लेकिन इसके बाद में जितनी भी संख्या आएंगी वो सब पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। पूर्ण और प्राकृत में यदि केवल अंतर आता है तो वो आता है शून्य का। तीसरी संख्या जो आती है वो आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। आपसे यदि कोई पूछे कि इसको किससे डिनोट करते हैं तो बेटा आई से अथवा जेड से। आई मींस इंटीजर नंबर और जेड एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, जेड जैलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो आपको केवल याद रखना है कि पूर्णांक संख्या को आई अथवा जेड से डिनोट करते हैं। कहां से चालू होती है, कहां समाप्त होती है? वे संख्याएं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में चलती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो मैंने बोला माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यहां जाकर आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से निकल के आते हैं जो रेलवे में आपसे हूबहू पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है आपसे यहाँ पे, जो आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। नोट के रूप में क्या लिखेंगे? पहला नोट आपके ये निकल के आता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बराबर -1। ये रेलवे में 3-4 बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या कौन सी होगी? -1। आप बोलोगे कि -99। इधर की साइड जैसे राइट हैंड की साइड आप जैसे बढ़ते हो तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या कौन सी? -1। आप बोलोगे 0, तो 0 के आगे मैंने कहीं नेगेटिव का चिन्ह लगा ही नहीं रखा, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी हो जाएगी? -1। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बनता है इसमें से वो ये बनता है कि ये अभी आपके रीट 2017 में लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि -9 और -99 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों -9 ग्रेटर देन -99। मतलब माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी दिखती है, और छोटी दिखती है वो ओरिजिनलिटी में बड़ी होती है। तो -9 छोटी दिख रही है, लेकिन ओरिजिनलिटी ये कि ये बड़ी संख्या होती है। नंबर थर्ड नोट आता है कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये होती है उदासीन। उदासीन। दोस्तों अब आप लोग समझ चुके हो कि आप तीनों संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, तो इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइएगा लीजिएगा। इन तीनों संख्याओं से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों परिभाषा से रिलेटेड आपने परिभाषा याद कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ गया। और यदि परिभाषा याद कर ली तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया कि ABC 3 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो दोस्तों मैंने यहां लिखा A गुणा B गुणा C। मैंने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि गुणनफल मुझे दे रखा है। अब प्राकृत शब्द
सुनते ही पल मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि मुझे ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, 6 से। आप लोग ये बोलना चाहो कि गुरुजी जो संख्याएं 6 से विभाजित होगी वो 3 से भी तो विभाजित होगी, जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा, उसमें 2 का भी भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा कि ए बी सी डी 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। अब मैंने सी के स्थान पर एक और अंक बढ़ा दिया जिसका नाम होता है डी, तो मैं यहां लिखूंगा ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी। और दोस्तों प्राकृत शब्द संख्या आते पल, प्राकृत नाम आते पल आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि वही संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, बस आपको ए की वैल्यू कितनी माननी है, 1, 4 के 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, किससे विभाजित होगी, 24 से। मैंने थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रखा कि ए बी सी डी, ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में पी जोड़ने पर एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाती है, बताइए पी का न्यूनतम मान कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये करोगे ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, और प्राकृत शब्द नाम सुनते ही पहले दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि मुझे ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, बी की कितनी रखनी है, 2, और सी की कितनी रखनी है, 3, और डी की वैल्यू कितनी रखनी है, 4। आगे मुझे क्या कहा गया है मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, बताओ 4 दियो 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, इनका गुणनफल मेरे पास आ गया 24। अब मुझे इस 24 में क्या जोड़ना है, पी, ताकि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। अब बात आती है कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण यानी पूरा, वर्ग यानी वर्ग, जो किसी न किसी संख्या की पूरा पूरा वर्ग हो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग। जैसे मैंने आपको बोला 4 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। मैंने बोला 9 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का। मैंने बोला 16 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 4 का। तो दोस्तों 25 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो आप लोग बोलोगे 24 प्लस पी इक्वल टू 24 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आती है 25, और मैंने यहां रख दिया 25, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। तो दोस्तों पी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 1। यहां जाकर आपके मन में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ये सोचोगे कि सर आपने बोला है कि 24 से बड़ी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो हमने तो 36 रख दिया, इसमें कहां गलती है। बिल्कुल आप रख सकते हो, तो p की वैल्यू आप ऐसे रखोगे तो 36 माइनस 24 बराबर 12 आपका आंसर आता है। लेकिन दोस्तों 12 आंसर नहीं होगा, राइट आंसर कितना होगा, 1। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैंने क्या बोला है कि p का न्यूनतम मान, p का न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब छोटा से छोटा, और छोटे से छोटे मान के लिए मुझे 24 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या रखनी है, और वो संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 25। इसलिए वह जोड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ये मैंने आपको प्राकृत संख्या शब्द सुनते ही पहले आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनके चांस हैं। दोस्तों अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और इसके जस्ट बाद में दोस्तों आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें, मुझे बताएं। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं दोस्तों कि आप मुझे निश्चित बताओगे क्या कमी रही, उन कमियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में निश्चित दूर करूंगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अगली संख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों अगली संख्या आपकी बनती है सम संख्या, जिसको आप लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं
सम और विषम का विभाजन प्राकृत संख्याओं में से किया गया है, इसलिए सम और विषम की जब भी डेफिनेशन देनी होगी आपको तो आप क्या बोलोगे कि प्राकृत संख्या है वे प्राकृत संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत। कुल मिला के आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है। क्वेश्चन आपके एवरेज में बनेंगे, इसमें 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 से 50 तक की, 100 से 250 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो केवल इतनी सी बात याद रखनी है आपको, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि सम संख्याओं में डिफरेंस भी सेम होता है। कितने का होता है ये मायने नहीं रखता है, ये सब जानते हैं कि 2 का डिफरेंस होता है। तो सम संख्या कहां से चालू होती है 2 से। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2, बस इसके अलावा कोई बात याद नहीं रखनी है। सेकंड संख्या आती है विषम संख्या, और विषम संख्या को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो ऑड नंबर। परिभाषा क्या होती है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि सम और विषम का विभाजन किसमें से किया गया है प्राकृत संख्याओं में से। तो परिभाषा देने से पहले आप क्या बोलोगे कि वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए कौन संख्या कहलाती है लाला, विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 अंतर वही जो सम का अंतर होता है वही अंतर विषम का होता है। लेकिन दोस्तों विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से, और कहां तक चलती है अनंत तक। सम और विषम में अंतर केवल इतना सा है कि दोनों में समानता तो ये है कि दोनों में अंतर समान होता है, दोनों में 2 का अंतर होता है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 1। ये दोनों मैंने आपको नोट के रूप में लिखा रखे हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब आपको इसमें से जो बात रिजल्ट निकल के आती है, जो निष्कर्ष जो रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है उनको ध्यान से सुनना। यदि मैं सम संख्या में सम संख्या जोड़ता हूं तो सम संख्या ही आती है। आपको रट्टा नहीं मारना है, सम में सम जोड़नी है। इट मींस कोई सी भी समय आप रख सकते हो, यहाँ पे कोई सी भी सम रख सकते हो। मैंने यहाँ 2 रखा, मैंने यहाँ 4 रखा, 2 में यदि 4 जोड़ता हूं तो 6, और 6 कौन सी संख्या है सम संख्या। विषम में यदि मैं विषम जोड़ता हूं, बस विषम शब्द आते पहले कोई सी 2 विषम संख्याएं आप लोग ले सकते हो। पहले विषम मैंने ली 1, दूसरी विषम ली मैंने 3, 1 और 3 इन दोनों का योग क्या आया 4, और 4 कौन सी संख्या होती है दोस्तों सम संख्या। तीसरा नोट क्या निकल के आता है कि सम में यदि मैं विषम जोड़ता हूं तो ये रटने वाली बात नहीं है। सम शब्द आते पहले आपका दिमाग इनमें से कोई संख्या मान लीजिएगा। मैंने सम संख्या मानी 2 और मैंने विषम संख्या मानी 1। यदि सम में विषम जोड़ता हूं तो कौन सी संख्या आएगी विषम। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने अभी आपको बोला कि सम मैंने क्या मानी 2 और विषम मैंने क्या मानी 1। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 कौन सी संख्या है विषम। जस्ट इसके अगली संख्या कौन सी आएगी विषम। मैं यदि मैं सम जोड़ता हूं तो कौन संख्या आएगी विषम। कैसे, मैंने विषम रखी 1, सम क्या रखी 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 कौन सी संख्या है विषम। तो दोस्तों आज मैं आपको इतनी ही बातें करता हूं, ज्यादा ये फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को सबको मालूम चल जाना चाहिए कि अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक एक चैप्टर जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उससे कई ज्यादा गुना बेहतर मैटर आपको यहां उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो आपके सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल जाए कि आपकी मैथ की और रीजनिंग की वीडियो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हो, घर बैठे भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों मैं तो जाते जाते आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, आज की इस वीडियो की समाप्ति पर यही कहना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। और लास्ट में आप लोग मुझे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मैं निश्चित रूप से शायरी बोलूंगा, तो आपके जीवन की एक अनमोल शायरी मैं पेश करता हूं और लीजिएगा, सुनिएगा, अच्छे लगे तो दाद देना।
कि न ख्वाबों की बात कर, न ख्यालों की बात कर, न ख्वाबों की बात कर, न ख्यालों की बात कर। अगर बढ़ना है आगे तो हौसलों की बात कर। और किसने कहा आसमां है बड़ा, तो उसे नापने की बात कर। मुट्ठी में होगी ये दुनिया, एक बार तो ठोस इरादों की बात कर, एक बार तो ठोस इरादों की बात कर। दोस्तों राम राम, शुभकामनाएं, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।